दिल्ली के रजौरी गार्डन में रहने वाला आरब मेहरा 32 साल का एक सफल बिजनेसमैन था। उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार पूरे भारत में फैला हुआ था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला और बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास बस एक चीज नहीं थी, वो था सुकून। वो सुबह से रात तक बस मीटिंग और फोन वगैरह में ही लगा रहता। एक शाम जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसने देखा कुछ बच्चे मिट्टी की ढेला बनाकर खेल रहे थे और बहुत तेज तेज हंस रहे थे। उनकी हंसी देखकर आरब भी खुश होने लगा। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो काम के चक्कर में कितने सालों से खुल के नहीं हंसा। वो उसी रात फैसला कर लेता है कि कुछ दिनों के लिए वो काम से दूर जाएगा और एंजॉय करेगा लाइफ को। उसने अपना मोबाइल उठाया और प्लानिंग करना शुरू कर दिया। उसने अपने मोबाइल के जरिए ही वेकेशन के सारी जगहों को सर्च करना शुरू कर दिया। जब उसने हिमाचल की वादियों को देखा तो उसने प्लान बनाया कि मैं शिमला जाऊंगा। वहां छोटे से एक गांव में बनी लकड़ी का होम स्टे की तस्वीर उसने देखी। चारों तरफ देवगढ़ के जंगल, बर्फ से ढके पहाड़, उसके बीच में एक लकड़ी का छोटा सा घर दिखा। उसने 3 दिनों के लिए उसे तुरंत बुक कर दिया। अब वो दिल्ली से शिमला जाने वाली बस पकड़ लेता है और बस सीधा उसे शिमला ही उतारती है। वो चाहता तो अपनी गाड़ी से भी जा सकता था, लेकिन वो बस के मजे लेते हुए जाना चाहता था। जैसे ही वो बस से उतरा, उसके चेहरे से बर्फीली हवा टकराई। उसने एक टैक्सी वाले को रोका, फिर लोकेशन दिखाकर वहां पे चलने को कहा। अब ड्राइवर आरफ को टैक्सी में बैठा लेता है और कुछ किलोमीटर चलने के बाद उस लोकेशन पे उसे छोड़ देता है। ड्राइवर आरफ को इशारा करते हुए बोलता है कि सर, आपका होम स्टे ऊपर की तरफ है, आपको यहाँ से आधा किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। मेरी गाड़ी आगे तक नहीं जा सकती। आरब अब वहीं उतर जाता है और उसे थैंक यू बोलकर पैसे देकर बैग लेकर अपने चढ़ाई करना शुरू कर देता है। करीब 15 मिनट चलने के बाद उसे लकड़ी का घर सामने दिख रहा था जो उसने ऑनलाइन बुकिंग किया था। वो उस घर के सामने पहुंचता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, लगभग 22 साल की। उसने आरब से पूछा, जी आप कौन? आरब बोला, जी मेरा नाम आरब है, मैंने यहाँ होम स्टे के लिए कमरा बुक किया है। लड़की ने अपना मोबाइल निकाला और बुकिंग देखी। लड़की बोली, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, एक्चुअली मैं घर की मरम्मत करवा रही थी, इसलिए अपना बुकिंग ऐप बंद करना ही भूल गई। आरब बोला, अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या मैं यहीं रुक जाऊं? मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि दूसरी बुकिंग मुझे मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। लड़की मुस्कुराते हुए आरब से बोलती है, सर परेशानी मुझे नहीं बल्कि आपको होगी, क्योंकि यहाँ कोई हीटर भी नहीं है, हमें पानी भी लकड़ी जलाकर गर्म करना पड़ता है। आरब मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लड़की बोली, मेरा नाम काव्या है। काव्या जी, मैं यहाँ सुविधाएं नहीं बल्कि सुकून ढूंढने आया हूँ। काव्या कुछ देर तक सोचने लगी। आखिरकार वो कमरा दे ही देती है। कमरा बहुत छोटा था लेकिन बहुत साफ सुथरा था। कमरे की खिड़की से बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे थे। अब शाम को अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही देर में बर्फ गिरनी शुरू हो गई। काव्या अंगीठी लेकर आरफ के कमरे में आई और वहीं रख दी। फिर अदरक तुलसी की गर्मा गर्म चाय रखकर बोली, सर यहाँ की ठंड से बचने की सबसे अच्छी दवाई यही है। आरफ चाय पीते ही मुस्कुराया और बोलने लगा, अगर ऐसी चाय मुझे रोज मिलती रहे तो मैं यहाँ से कभी वापस जाऊंगा ही नहीं। अब काव्या हंसकर वहां से चली जाती है। अब काव्या रात को लकड़ी के चूल्हे पे राजमा और चावल बनाती है। उसके बाद आरफ के कमरे में जाकर बोलती है कि सर ये खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी से गर्मा गर्म खा लीजिए। उसकी बात सुन के आरफ तुरंत खाना खाने लगता है। एक निवाला खाते ही वो बोलता है कि इतना स्वादिष्ट खाना तो किसी 5 स्टार में भी नहीं चखा। उसकी बात सुन के काव्या बोली, सर ये किसी होटल का नहीं बल्कि घर का बना हुआ खाना है। खाना खाने के बाद आरब इतना थक गया था कि वो सो जाता है। अगली सुबह आरब जल्दी उठ गया। वो रूम से निकला, पीछे की ओर गया तो उसने देखा कि काव्या एक छोटे से टीन के शेड में बिछी चटाई पर सो रही है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो आरब को देख के चौंक जाती है। आरब बोलता है कि तुम यहाँ क्यों सोती हो? काव्या बोली, सर घर में एक ही कमरा है जो मेहमानों के लिए देना पड़ता है, अगर मैं कमरे में सोऊंगी तो घर कैसे चलेगा?
ये बात सुन के आरव काव्या को देखने लगता है। काव्या नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है। उसके बाद वो नाश्ता बना के आरव के कमरे में पहुंचती है। नाश्ता देते समय ही आरव बोलता है कि तुम भी यहीं बैठकर मेरे साथ नाश्ता कर लो, मुझे अच्छा लगेगा। अब दोनों साथ बैठकर नाश्ता कर ही रहे थे, तभी गांव का एक बुजुर्ग तेजी से दौड़ता हुआ आया। वो घबराया हुआ था। घबराते हुए वो काव्या से बोलने लगा कि काव्या, रेडियो पर खबर आई है, अगले 48 घंटे तक भारी बर्फबारी होने वाली है, जिसकी वजह से रास्ते सारे बंद किए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो जहां है वो वहीं रुके। आरव ने ये सुनकर अपना मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। कुछ ही देर में बर्फबारी शुरू हो जाती है। इस वजह से वो दोनों घर में ही रहते हैं, बाहर की तरफ नहीं जाते हैं। अगले दिन बर्फबारी और भी भयानक हो गई थी। हवाएं इतनी तेज थी कि लकड़ी का घर हल्का हल्का कांपने लगा। बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। काव्या खिड़की की ओर देखते हुए कहा कि ऊपर की पहाड़ी में से अगर बर्फ खिसकी तो सीधा नीचे की तरफ लैंडस्लाइड होने का खतरा है। अभी वो पूरी तरह से अपनी बात कंप्लीट कर भी नहीं पाई थी कि अचानक जमीन हल्की सी हिलने लगी। दोनों डर के मारे बाहर की ओर भागने लगे। तभी अचानक पहाड़ से भारी बर्फ और पत्थरों का मलबा नीचे की ओर तेजी से आने लगा। काव्या ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ लिया और बोला, भागो। आरव की सांसें तेज हो गई थी। काव्या बोली, डरने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें बचने का रास्ता ढूंढना होगा। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि काव्या सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत बहादुर भी थी। काव्या की नजर एक छोटे से घर में जाती है। वो आरव को लेके उस घर के अंदर जाती है और अंदर से दरवाजा बड़े मजबूती से लगा देती है। काव्या आरव से बोली, आप घबराइए मत, पहाड़ों में ऐसे मौसम का सामना हमें अक्सर करना पड़ता है, बस हमें हिम्मत रखनी पड़ती है। लेकिन आरव के चेहरे पे चिंता साफ दिख रही थी। काव्या स्टोर से सूखी लकड़ियां लेकर आती है और फिर चूल्हा जलाकर कमरे को गर्माहट देने की कोशिश करने लगती है। वो बोली, जब तक बर्फ नहीं रुकती हमें यहीं रुकना होगा। आरव भी पहली बार चूल्हे के सामने बैठकर लकड़ियां डालनी शुरू कर देता है। ऐसे ही दिन धीरे धीरे बीतने लगे। समय काटने के लिए दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। आरव पूछता है कि तुम इतनी कम उम्र की होके भी इतना सब कुछ कैसे संभाल लेती हो। काव्या कुछ पल तो चुप रही, उसके बाद बोली कि जब मैं 20 साल की थी तब मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट की वजह से उनके पैरों में ऐसी चोट लगी थी कि वो पहले जैसा काम नहीं कर पाए। माँ भी अक्सर बीमार रहने लगी। अब घर चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। उसी समय मैंने होम स्टे शुरू किया। लोग कहते थे, लड़की होकर तू अकेले ये सब कैसे करेगी, तुझसे अकेले ये सब नहीं संभल पाएगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आरव मुस्कुराया और बोला, आज अगर वो लोग तुम्हें देखते तो वो लोग अपनी सोच पर शर्म करते। काव्या पहली बार थोड़ा भावुक हो गई थी। अब शाम होते होते बर्फबारी तेज हो गई। बाहर का तापमान 0 डिग्री हो गया था। अब दोनों मिलकर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। आरव बोलता है कि आटा मैं गूंद दूंगा। आटा जैसे ही वो मारने लगा था, काव्या ये देख के हंसने लगती है। वो हंसते हुए बोली, अब से बिजनेस तो हो जाएगा लेकिन रोटी नहीं बनेगी। आरव भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं भी सीख जाऊंगा। ऐसे ही बातों बातों में उनका एक और दिन निकल जाता है। अगले दिन मौसम थोड़ा शांत हुआ। काव्या आरव से बोली, अगर हम थोड़ी दूर जाकर देख ले कि रास्ता खुला है या नहीं तो गांव वालों से संपर्क हो पाएगा। अब दोनों सावधानी से घर से निकलते हैं। चलते चलते एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे जहां से घाटी दिखाई दे रही थी। वहां से नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आरव अपना फोन निकालकर तस्वीरें लेने लगा। तभी उसका पैर बर्फ के नीचे बर्फीले चट्टान पर फिसल गया। काव्या ये देखते ही बहुत तेज चिल्लाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आरव चट्टान की ओर तेजी से फिसलने लगा। काव्या बिना अपनी जान की परवाह किए उसके पीछे दौड़ी। उसने पास पड़ी देवदार की टहनी को उठाई और पूरी ताकत से आरव की ओर बढ़ा दी। चिल्लाते हुए बोली कि आरव पकड़ो इसे। आरव अपनी पूरी ताकत से टहनी को पकड़ लेता है, लेकिन दोस्तों उसका आधा शरीर खाई की ओर बाहर लटक चुका था। अगर उसका हाथ छूट जाए तो सैकड़ों फीट नीचे गिरना तय था। काव्या उसे अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर खींचने लगी। उसके हाथ सुन्न हो रहे थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार इतनी कोशिश के बाद आरव को वो खींच ही लेती है।
आरव कांपते हुए बोलता है, अगर तुम समय पे नहीं आती तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। काव्या की आंखों में पहली बार किसी अजनबी के लिए आंसू बह रहे थे। वो पहली बार बिना कुछ सोचे आरव को कसकर गले लगा लेती है। कुछ पल दोनों वैसे ही खड़े रहते हैं। उस पल में वो दोनों समझ चुके थे कि उनका रिश्ता सिर्फ मेहमान और होम स्टे वाला नहीं रहा। अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगे। रात ऐसे ही कटी और अगले दिन मौसम थोड़ा साफ हुआ। तभी दूर से सेना का हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जो लोगों को सुरक्षित जगह पे लेकर उतार रहा था। हेलीकॉप्टर में से एक जवान बंदा उतर के बोलता है कि अब मौसम सामान्य होने में टाइम लगेगा। जिन लोगों को शहर जाना है वो हमारे साथ चल सकता है। अब आरव काव्या की ओर देखने लगा। उसका मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का, लेकिन दिल्ली में उसके पिता अकेले थे। मजबूरी में उसने कहा, मुझे जाना होगा लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। ये सुनते ही काव्या की आंखें नम हो गई। वो बोली, पहाड़ों में लोग अक्सर ऐसा वादा करके चले जाते हैं लेकिन लौट के कभी नहीं आते हैं। आरव अब उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं वैसा नहीं हूं। अब ये बोलकर आरव हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। काव्या उसे दूर तक देखने लगती है। अब आरव दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचने के बाद उसका पहले जैसा ही रूटीन चालू हो जाता है, लेकिन इस बार आरव का दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ना काम में लग रहा था, ना किसी से बातचीत करने में लग रहा था। वो बिल्कुल खोया खोया सा रहता था। एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा, क्या बात है आरव, तू कहीं खोया खोया सा रहता है? मैं बहुत दिनों से तुझे देख रहा हूँ। आरव ने अपनी दिल की सारी बातें पिता को बता दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तेरा दिल सच में वहां रह गया है तो उसे जाकर वापस लेके आ जा। इसमें उदास होने की क्या बात है? बस दोस्तों, फिर क्या था, अगले ही दिन आरव फिर अपनी गाड़ी को लेकर हिमाचल के लिए निकल पड़ा। करीब 12 घंटे सफर करने के बाद वो वहां पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने काव्या खड़ी थी। आरव को देखकर वो कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं बोल पाई। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि खुशी के थे। अब आरव बोला कि मैं अपना सामान लेने आया हूँ। काव्या हैरान होकर बोली, लेकिन आपका यहाँ तो कुछ छूटा ही नहीं। आरव उसे देखते हुए बोला, मेरा दिल छूट गया था, वो लेने आया हूँ। इतना सुनते ही काव्या रो पड़ी। आरव ने जेब में हाथ डाली और एक छोटी सी अंगूठी निकाली। उसके बाद घुटनों के बल बैठ गया और उससे पूछने लगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काव्या बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। कुछ दिनों बाद आरव अपने पिता को लेकर हिमाचल पहुंचा उसके माता पिता से मिलवाने। दोनों परिवारों ने एक दूसरे से मुलाकात की। 1 महीने बाद पूरे गांव की मौजूदगी में दोनों की सादगी से शादी हो जाती है। शादी के बाद आरव काव्या से बोलता है कि तुम्हारा होम स्टे कभी बंद नहीं होगा, हम इसे बड़ा बनवाएंगे। उसने घर की मरम्मत करवाई, नए कमरे बनवाए, ऑनलाइन बुकिंग शुरू करवाई। कुछ ही महीनों में दोस्तों वो छोटा सा होम स्टे हिमाचल का लोकप्रिय होम स्टे के नाम से गिना जाने लगा। आरव ने काव्या का हाथ थामकर कहा कि मैं सुकून ढूंढने आया था लेकिन मुझे तो पूरी जिंदगी ही मिल गई। दोनों अब साथ में बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।